अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सल्फोनामाइड्स, ट्राइमिथोप्रिम एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स। ये हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। लेट्स स्टार्ट। सल्फोनामाइड्स एंड ट्राइमिथोप्रिम आर एंटी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि हमने जब बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो एंटी मेटाबोलाइट्स में आते हैं हमारे पास सल्फोनामाइड्स एंड ट्राइमिथोप्रिम, जो बेसिकली बैक्टीरियल सेल के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, जिससे बैक्टीरियल सेल जो है वो ग्रो नहीं कर पाता। That are selectively toxic to microorganisms only because they interfere with folic acid synthesis. Folic acid synthesis सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल सेल में हो रही होती है, हमारे सेल्स में नहीं हो रही होती है। हमारे सेल्स में फॉलिक एसिड हम यूज ज़रूर होता है, इट इज़ अ कंपोनेंट, बट वो हम डाइट से ले रहे होते हैं, सिंथेसाइज नहीं होता। तो जो सिंथेसिस है ना, उसको हम इंटरफेयर करते हैं बैक्टीरिया के अंदर थ्रू दीज ड्रग्स, और इस तरह से हम उनको जो है वो देयर डीएनए एंड देयर न्यूक्लियर मटेरियल इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन फॉलिक एसिड। सो जिसको वो खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो जब वो बनेगा नहीं तो वो वहाँ पर जो है वो उनको हम इस तरह से डैमेज कर रहे हैं। Sulfonamides continue to be used selectively as individual antimicrobial agents, although resistance is common. The combination of sulfonamide with trimethoprim causes a sequential blockade of folic acid synthesis. These both drugs they act on two different enzymes within the synthesis of folic acids. जो उसका साइकिल है उसके अंदर दो डिफरेंट एंजाइम्स पे ये एक्ट करते हैं। सो अगर आप दोनों को यूज़ करेंगे तो सिक्वेंशियल ब्लॉकेड होगा, तो अच्छा होता है इनका कॉम्बिनेशन। दिस रिजल्ट्स इन अ synergistic action against a wide spectrum of microorganisms. Resistant occurs but has been relatively slow in development. Fluoroquinolones on the other hand क्या है, which selectively inhibit microbial nucleic acid metabolism. जो उनका न्यूक्लिक एसिड है, बैक्टीरिया का न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए आरएनए है, उसका मेटाबॉलिज्म ऑब्वियसली डिफरेंट। आपके जो अमाइनो एसिड्स हैं वो वेस्ट हो रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड्स वेस्ट हो रहे हैं, थायमीन, एडेनिन, उन्होंने मेटाबलाइज होना है, बाई प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना है, और फिर हमने उन बाई प्रोडक्ट्स को रिसाइकल करना है। तो वो जो मेटाबॉलिज्म वाला स्टेप है ना, उसको इनहिबिट कर रहे हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स। दे ऑल्सो हैव अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी दैट इंक्लूड्स मैनी कॉमन पैथोजेंस। रेजिस्टेंस है, बट अब हमने कुछ ऐसी फ्लोरोक्विनोलोन्स बनाई हैं जो कि एक्सपेंडेड एक्टिविटी है विद लेस रेजिस्टेंस। सो क्लासिफिकेशन हमारे पास ये इस तरह से है। जो एंटी मेटाबोलाइट्स हैं उसमें सल्फोनामाइड्स, ट्राइमिथोप्रिम, और इनका कम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथॉक्साजोल की फॉर्म में। और फ्लोरोक्विनोलोन्स की हमारे पास दो फर्दर सब क्लासेस हैं, नैरो स्पेक्ट्रम एंड वाइडर स्पेक्ट्रम। इसी को हम लोग जनरेशन में भी क्लासीफाई करते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम एज फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स, एंड वाइडर स्पेक्ट्रम में देयर इज सेकंड जनरेशन एंड देयर इज थर्ड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स। जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें नॉरफ्लॉक्सिसिन है, सेकंड में सिप्रोफ्लॉक्सिसिन है, थर्ड जनरेशन में लीवोफ्लॉक्सिसिन और एक्सेट्रा ड्रग्स आती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जी हम एंटीफोलेट ड्रग्स को डिस्कस करें, यानी सल्फोनामाइड्स और ट्राइमिथोप्रिम को। अब इसकी क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोकाइनेटिक्स आर द फर्स्ट हेडिंग। द एंटीफोलेट ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस आर द सल्फोनामाइड्स व्हिच इनहिबिट डाइहाइड्रोप्टेरोएट सिंथेज एंजाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। इट इज अ माइक्रोबियल एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन फॉलिक एसिड सिंथेसिस, एंड ट्राइमिथोप्रिम इज अनदर ड्रग ऑफ द सेम एंटीफोलेट क्लास या एंटीमेटाबोलाइट क्लास, which is a selective inhibitor of dihydrofolate reductase. They both are the inhibitors of different enzymes, so keep it in your mind and remember this. ठीक है, इधर आगे अभी डायग्राम बनी होगी, ये वाला फ्लो चार्ट रिमेंबर। अच्छा जी, फॉलिक एसिड आपका बन रहा है, हमने बनाना होता है टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड। ठीक है, वो बनता है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से, पाबा से। ठीक है, इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है जी डाइहाइड्रोप्टेरोएट सिंथेज, जो कि इसको डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। फिर उसके ऊपर एक्ट करेगा डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, जो कि इसको फिर टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड में या टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट करेगा, और फिर वो यूज़ होगा प्यूरिन्स के अंदर और डीएनए की सिंथेसिस के अंदर। अब हमारे जो सल्फोनामाइड्स हैं दे कम्पीट विद द पाबा फॉर दिस एंजाइम, यानी इस एंजाइम का सबस्ट्रेट ये था। सल्फोनामाइड स्ट्रक्चरली रिजेंबल पाबा, और ये पाबा की जगह पे जाके खुद इस एंजाइम पे लग जाते हैं एंड दे इनहिबिट दिस एंजाइम। सेकेंडली जो ट्राइमिथोप्रिम है वो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करते हैं इस सेकंड स्टेप पे। सो दैट्स वाई हम लोग कह रहे थे कि अगर इनकी सिक्वेंशियल, अगर दोनों को कॉम्बिनेशन में यूज़ करेंगे तो सिक्वेंशियल ब्लॉकेड हो जाएगा फोलिक एसिड सिंथेसिस में, और बहुत अच्छा जो है वो एज अ रिजल्ट जो एक्टिविटी होगी बहुत इन्हांस्ड होगी। ठीक, मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप। अच्छा, इसके अंदर जी द सल्फोनामाइड्स को पहले डिस्कस करते हैं। दे आर वीकली एसिडिक कंपाउंड दैट हैव अ कॉमन केमिकल न्यूक्लियस रिजेंबलिंग पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। ठीक है, मैंने कहा स्ट्रक्चरल रिजेंबलेंस होती है। मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप डिफर मेनली इन द फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज एंड क्लिनिकल यूजेस। फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स के अंदर क्या है कि ये टिश्यू पेनिट्रेशन मॉडेस्ट है, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है, एंड एक्सक्रीशन ऑफ बोथ ड्रग्स एंड एसिटाइलेटेड मेटाबोलाइट्स इन द यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होते हैं, और जो इनका बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन है वो इनके हो रहे होते हैं लिवर के अंदर। वहाँ से फिर इनके मेटाबोलाइट्स और इनकी जो ड्रग है वो डायरेक्टली भी यूरिन में एक्सक्रीट हो रही होती है। सॉल्युबिलिटी में भी डिक्रीज इन एसिडिक यूरिन रिजल्टिंग इन प्रेसिपिटेशन ऑफ द ड्रग, यानी अगर यूरिन की पीएच कम हो जाए, यूरिन एसिडिक हो जाए, तो उसमें इस ड्रग की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, एक्सक्रीशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से ड्रग जो है वो बॉडी में रिटेन रहेगी और
उससे क्या होगा, उसके मेटाबोलाइट्स भी रिटेन रह सकते हैं। और बिकॉज ऑफ द solubility limitation, a combination of 3 separate sulfonamides, triple sulfa, has been used to reduce the likelihood that any one drug will precipitate। हम इस solubility limitation की वजह से कि दे आर लेस soluble, तो हम लोग 3 ड्रग्स यूज़ करते हैं कम्बिनेशन में, 3 सेपरेट सल्फोनामाइड्स यूज़ करते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि कोई एक ड्रग प्रेसिपिटेट कर जाए। हम बैलेंस में देते हैं तीनों ड्रग्स, और तीनों के एडवर्स इफेक्ट्स ऑपोजिट होते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि 2 नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स इकट्ठी दे दी। ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि कोई एक ड्रग इतनी ज़्यादा बॉडी में एक्यूमुलेट ना हो जाए कि उसकी टॉक्सिसिटी जमा हो जाए। जब तीनों एक मॉडरेट अमाउंट में होंगी तो माइल्ड तीनों के एडवर्स इफेक्ट्स होंगे, बट कोई एडवर्स इफेक्ट प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। दैट इज द रीजन फॉर ट्रिपल सल्फा। द सल्फोनामाइड्स में बी क्लासिफाइड एज शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में सल्फा सॉक्साजोल है, इंटरमीडिएट एक्टिंग में सल्फा मिथॉक्साजोल है। अब इस तरह से याद रख लें, एस सल्फा तो सब में आना है ना, तो सल्फा के बाद एस से सल्फा सॉक्साजोल, ये वाला एस, तो वो शॉर्ट एक्टिंग। इंटरमीडिएट में मी आ रहा है, सल्फा मिथॉक्साजोल इज इंटरमीडिएट एक्टिंग, और लॉन्ग एक्टिंग में ओ याद रख लें, सल्फा डॉक्साजोन, डॉक्सिन। ठीक है। सल्फोनामाइड्स बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स एट साइट्स शेयर्ड बाय बिलिरुबिन एंड बाय अदर ड्रग्स। ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करके ब्लड में फ्लो करती हैं, ट्रेवल करती हैं, और प्लाज्मा प्रोटीन्स में दे कम्पीट विद बिलिरुबिन, बिकॉज बिलिरुबिन भी उसी साइट पे बाइंड करता है जहाँ सल्फोनामाइड्स बाइंड करती हैं। सो सम टाइम पेशेंट कैन प्रेजेंट विद जॉन्डिस एज वेल ड्यू टू हाइपर बिलिरुबिनीमिया, की बिलिरुबिन को डिस्प्लेस भी कर सकती हैं उसकी बाइंडिंग साइट से। उसके बाद है जी ट्राइमिथोप्रिम। द ड्रग इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू फॉलिक एसिड। ये फॉलिक एसिड से मिलता जुलता है, डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड से। इट इज़ अ वीक बेस एंड स्ट्रैप्ड इन एसिडिक एनवायरमेंट्स रीचिंग हाई कंसंट्रेशंस इन प्रोस्टेटिक एंड वेजाइनल फ्लूइड्स। क्योंकि उन वहाँ की पीएच एसिडिक होती है, सो वहाँ पर इसकी ट्रैपमेंट बड़ी अच्छी होती है। तो अगर वहाँ का कोई इन्फेक्शन हो तो उसमें हम लोग ट्राइमिथोप्रिम लाजमी देते हैं। अ लार्ज परसेंटेज ऑफ ट्राइमिथोप्रिम इज एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन द यूरिन। दे डू नॉट अंडरगो मेटाबॉलिज्म इन द लिवर एज वी हैव डिस्कस्ड विद सल्फोनामाइड्स, और हाफ लाइफ इनकी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है विद सल्फोमेथॉक्साजोल। Mechanism of action क्या है? We have already discussed. The sulfonamides are bacteriostatic. They are बैक्टीरियोस्टैटिक। एंटीमेटाबोलाइट्स है बैक्टीरियोस्टैटिक। ऑब्वियसली आपका मेटाबॉलिज्म रुकने से बैक्टीरिया एकदम मर तो नहीं जाएगा, उसकी ग्रोथ जरूर इनहिबिट होगी। ठीक है। इनहिबिटर ऑफ फॉलिक एसिड सिंथेसिस एज एंटीमेटाबोलाइट्स ऑफ पाबा। दे आर कंपैटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ डाईहाइड्रोक्टिरोइड सिंथेस। सल्फोनामाइड्स आर कंपैटिटिव इनहिबिटर, दे कम्पीट फॉर पाबा, और इसकी जगह पर जब जाके लग जाएंगे तो इनहिबिट कर देंगे एंजाइम को। दे कैन ऑल्सो एक्ट एज सबस्ट्रेट्स फॉर दिस एंजाइम रिजल्टिंग इन द सिंथेसिस ऑफ नॉन फंक्शनल फॉर्म्स ऑफ फॉलिक एसिड। दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी कि खुद बाइंड होकर एंजाइम अगर फंक्शन कर भी देगा तो नॉन फंक्शनल फॉलिक एसिड बनेगा। The selective toxicity of sulfonamides results from the inability of mammalian cells to synthesize folic acid। जो मैंने बात बताई कि हमारी बॉडी में folic acid synthesize नहीं होता, so that's why they only act on the bacterial cells। They must use preformed folic acid that is present in the diet। हम लोग डाइट से ले रहे होते हैं folic acid। Then we have trimethoprim. Trimethoprim is a selective inhibitor of bacterial dihydrofolate reductase enzyme that prevents formation of active tetrahydroform of folic acid. Bacterial dihydrofolate reductase is 4 to 5 orders of magnitude more sensitive to inhibition by trimethoprim than the mammalian enzyme, and that accounts for the selectivity of this drug only to the bacterial cells. Fine. अच्छा जी, कम्बिनेशन में जब हम देंगे, when the two drugs are used in combination, antimicrobial synergy results from the sequential blockade of folic synthesis। अभी तक हमने कौन कौन सी ड्रग्स की साइनर्जिस्टिक इफेक्ट्स पढ़े हैं? टेल मी इन द कमेंट्स। हमने इसके अलावा भी अभी पीछे हमने अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के साथ ड्रग्स के पढ़े हैं साइनर्जिस्टिक इफेक्ट्स। आपने मुझे नाम बताना है कौन कौन सी ड्रग के साथ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का साइनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। द ड्रग कम्बिनेशन इज बैक्टीरियल अगेंस्ट ससेप्टेबल ऑर्गेनिजम्स। रेजिस्टेंस कैसे है जी? रेजिस्टेंस इज कॉमन एंड मे बी प्लाज्मिड मीडिएटेड, यानी दे मेड एंजाइम्स दैट इनएक्टिवेट द ड्रग। इट कैन रिजल्ट फ्रॉम डिक्रीज इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन, यानी कि उनको वो सेल क्रॉस ही ना करने दे, बैक्टीरिया ड्रग को अपने अंदर एंटर ही ना होने दे, बैक्टीरिया पाबा की प्रोडक्शन बढ़ा दे। व्हेन देयर इज़ अ कंपटीशन, तो जिस चीज़ की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी वो ज़्यादा अटैच हो जाएगी। तो अगर बढ़ा दी जाए, बैक्टीरिया इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दे तो ज़्यादा ये अटैच होगा और फॉलिक एसिड सिंथेसिस पे हमारी ड्रग का उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा। और डिक्रीज इन द सेंसिटिविटी ऑफ दिस एंजाइम टू द sulfonamides। Clinical resistance to trimethoprim most commonly results from the production of dihydrofolate reductase that has a reduced affinity for the drug। वो ऐसा एंजाइम बनाए जो उसको अटैच ही ना होने दे अपने साथ। सो ट्राइमिथोप्रिम की रेजिस्टेंस इस तरह से होती है। क्लिनिकल यूज, सल्फोनामाइड्स आर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव वाइडर स्पेक्ट्रम ड्रग्स हैं। क्लेमीडिया, नोकार्डिया, इनके अगेंस्ट यूज़ होते हैं। सिंपल, दैट्स इंपॉर्टेंट, ये आपने लाजमी याद रखने हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हम लोग ट्रिपल सल्फासॉक्साजोल यूज़ कर लेते हैं। ऑकुलर में टॉपिकल सल्फासिटामाइड यूज़ होती है। बर्न इन्फेक्शंस के अंदर ये एमसीक्यू में आता होता है। मेफेनाइड एंड सिल्वर सल्फाडायाजीन बर्न इन्फेक्शंस के साथ पेशेंट आया है, ठीक है, तो आप उसे कौन सी एंटीबायोटिक लगाएंगे टॉपिकली?
सो दैट वुड बी सल्फर सिल्वर सल्फाडाइजीन और मेफेनाइड। अल्सरेटिव कोलाइटिस रोमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर ओरल सल्फासेलाजीन देते हैं। इट इज़ बेसिकली इम्यूनोमॉड्यूलेटर के तौर पे ये एक्ट करती है, ये अपने नॉर्मल मैकेनिज्म, क्योंकि दीज आर नॉट रोमेटॉइड आर्थराइटिस कोई इन्फेक्शन नहीं है, सो इसमें हमें बैक्टीरिया को टारगेट नहीं करना, इसमें इम्यून फंक्शन इरेगुलर हुआ है। सो यहाँ पर सल्फासेलाजीन एडिशनली वर्क करती है एज इम्यूनोमॉड्यूलेटर। ठीक, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी इम्यून रिलेटेड डिजीज़ है, कोई इन्फेक्शन नहीं है इन दोनों डिजीज़ के अंदर। सो माइंड दिस थिंग। टॉक्सोप्लाज्मोसिस वायरल इन्फेक्शन है, इसमें ओरल सल्फाडाइजीन प्लस पायरामिथामीन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। पायरामिथामीन इज अ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर प्लस फोलिनिक एसिड इज अनदर ड्रग जो हम टॉक्सोप्लाज्मोसिस में यूज़ करते हैं। उसके बाद जी ट्राइमिथोप्रिम सल्फामेथॉक्साजोल के क्या यूजेस हैं, ये सल्फोनामाइड के यूजेस थे। ठीक है, ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामेथॉक्साजोल के कम्बिनेशन में क्या यूजेस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज़, ये कभी नहीं भूलना। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के अंदर इसका फर्स्ट लाइन है। मैंने आपको इससे पहले भी यूटीआई के लिए ड्रग बताई थी। हमने सबसे पहले पढ़ी थी नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, उसके साथ फॉस्फोमाइसिन, और उसके बाद ये वाली थर्ड पे ड्रग आती है जो हम यूटीआईज में यूज़ करते हैं। उसके अलावा रेस्पिरेटरी, ईयर एंड साइनस इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय एच इन्फ्लुएंजा मोरेक्सेला इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स। दिस कम्बिनेशन इज यूज फॉर इन्फेक्शंस ड्यू टू एरोमोनास हाइड्रोफिला इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों के अंदर, एंड इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ नीमोसिस्टिस निमोनिया। दैट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट MCQs. An IV formulation is available for patients unable to take the drug orally and is used for the treatment of severe pneumocystis pneumonia and for gram-negative sepsis. It is also the drug of choice in nocardiosis. That's also an MCQs and a possible backup for cholera, typhoid and shigellosis. ठीक है, and has been used in the treatment of infections caused by methicillin-resistant staphylococci and listeria monocytogenes. ठीक है, तो आप MRSA में इसको भी ऐड कर लें कि उसके अगेंस्ट जो है हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जी टॉक्सिसिटी में हाइपर सेंसिटिविटी इज़ नंबर 1, एलर्जिक रिएक्शन है, स्किन रैशेस हैं, फीवर है, और अगर बहुत सीवियर अगर हम बात करें तो उसमें स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम आ जाता है, पोलीआर्थराइटिस नोडोजा आ जाता है, एक्सफोलिएटिव डर्माटाइटिस आ जाता है। ये दीज आर सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। Cross allergenicity between individual sulfonamides should be assumed and may also occur with chemically related drugs. जितनी भी सल्फा ड्रग्स होती हैं ना, अगर पेशेंट किसी एक सल्फा ड्रग से एलर्जिक है, हाइपर सेंसिटिव है, तो इट इज़ अज्यूम्ड कि उसको सारी सल्फा ड्रग से एलर्जी होगी। सल्फोनामाइड इज़ वन ऑफ द क्लास ऑफ सल्फा ड्रग्स। ठीक है, इसके अंदर सल्फा एक पर्टिकुलर केमिकल ग्रुप है जो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स में प्रेजेंट होता है, डैप्सोन नाम की ड्रग होती है, थायासाइड्स में प्रेजेंट होता है, और उसके अलावा लेट मी टेल यू कौन कौन सी उसमें प्रेजेंट होता है। सल्फोनामाइड्स के अंदर डैप्सोन डैप्सोन इज़ द एंटी लेप्रोसी ड्रग। ठीक है, उसके अलावा डायूरेटिक्स में प्रेजेंट होता है, डाइजॉक्साइड ड्रग होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है, सल्फोनाइल यूरियाज और एंटी डायबिटिक्स ड्रग्स उनके अंदर भी प्रेजेंट होता है। सो पेशेंट को फिर हम इन सारी ड्रग से दूर रखते हैं और इनके अल्टरनेटिव्स देते हैं। ठीक है, GIT पर वही जो हम पहले डिस्कस करते आए हैं वही सारे सिम्टम्स होंगे। हीमेटोटॉक्सिसिटी, इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ग्रेनुलोसाइटोपिनिया, एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, और एक्यूट हिमोलिसिस हो सकता है G6PD डेफिशिएंट पेशेंट्स के अंदर। ठीक है, और नेफ्रोटॉक्सिसिटी इट इज़ ऑल्सो सीन विद दिस ड्रग। एसिडिक pH के ऊपर कॉजिंग क्रिस्टल यूरिया एंड हीमोचूरिया, और पर्टिकुलरली एसिडिक pH के ऊपर इसमें देखी गई है नेफ्रोटॉक्सिसिटी अगर यूरिन एसिडिक है तो। ड्यू टू एनी पैथोलॉजी यूरिन एसिडिक हो जाता है, अंडरलाइन कोई पैथोलॉजी हो, उन लोगों में फिर आपने ज़रा ध्यान से देनी होती है। ड्रग इंटरेक्शंस क्या हैं जी, इंपॉर्टेंट। competition with warfarin and methotrexate for plasma protein binding because it binds to the plasma proteins। तो वहाँ पर आपकी मैं जैसे बताया बिलीरुबिन के साथ ये जॉन्डिस कर सकता है लोगों में, बच्चों में कर्निकटेरिस जो नियोनेटल जॉन्डिस होता है उसको हम कर्निकटेरिस कहते हैं, वो कर सकता है। उसके अलावा अगर वारफिन की जगह पर लग जाए, वारफिन शेयर्स द सेम प्लेस, तो वारफिन को डिस्प्लेस कर दे, तो वारफिन जब ब्लड में ज़्यादा होगी तो ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इसके अलावा मीथोट्रेक्सेट के साथ भी कम्पीट करता है। सो ये इसकी कुछ जो है वो ड्रग इंटरेक्शंस हैं। टॉक्सिसिटी ऑफ ट्राइमिथोप्रिम, इट कॉज द प्रिडिक्टेबल एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एन एंटीफोलेट ड्रग्स इंक्लूडिंग मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है इसके अंदर, ल्यूकोपीनिया, ग्रेनुलोसाइटोपिनिया, ये वाले इफेक्ट्स हैं। दीज इफेक्ट्स आर यूजुअली एमेलियोरेटेड बाय सप्लीमेंट्री फोलिनिक एसिड। जब हम कॉम्बिनेशन में देते हैं ना, तो हमने पीछे भी पढ़ा था, हम 7 फोलिनिक एसिड दे रहे होते हैं ताकि जो इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो compensate हो जाएं। The combination may cause any of the adverse effects associated with sulfonamides. AIDS patient given this combination have a high incidence of adverse effects including fever, rashes, leukopenia and diarrhea. Okay, so that was all about sulfonamides and trimethoprim. Now we will do fluoroquinolones.